जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी स्पेशल सेट नंबर 3 जीके का। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये सीजीएल मेंस, सीएचएसएल और एसएससी जीडी के लिए लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं एसएससी के लिए तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? दोस्तों पहला प्रश्न जो 26 से स्टार्ट होता है, इसमें 26 से लेकर 50 तक प्रश्न है, मतलब 25 प्रश्नों का ये सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहा गया? दोस्तों पहले प्रश्न में कहा गया है किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। दोस्तों कौन सा मुगल बादशाह है जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन सी, जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों बात करूं यहाँ पे औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब के बारे में एक चीज़ याद रखना, औरंगजेब ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान है। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा गया? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। दोस्तों औरंगजेब जो है इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। आलमगीर की उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने। और दोस्तों औरंगजेब के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार या हिंदू सैनिक ये कौन से मुगल शासक की सेना में थे? तो औरंगजेब की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार होते थे, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों औरंगजेब एक ऐसा राजा हुआ जिसका 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ है। ये गद्दी पर 2 बार बैठा और 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये भी आप याद रखना। दोस्तों इसने तुलादान की व्यवस्था, जो नवरोज व्यवस्था थी या जो झरोखा दर्शन था, वो सब बंद कर दिए थे, ये भी आप याद रखिएगा। नवरोज इसने बंद कर दिया था। अच्छा औरंगजेब के बारे में ना एक क्वेश्चन ये पूछता है आपके एग्जाम में कि कौन से सिख गुरु की गर्दन औरंगजेब ने काटी थी? दोस्तों गुरु तेग बहादुर की गर्दन औरंगजेब ने काटी थी, ये भी आप याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु हैं और इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म न मानने के चलते औरंगजेब ने दिल्ली के शीशगंज पर इनकी गर्दन काट दी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है बाबर। दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी है। जो मुगल शहंशाह बाबर है इसने ही मुगल वंश की नींव रखी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को जब हराया तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के हारने के बाद भारत में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत के बाद एक नया वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था मुगल वंश। तो बाबर इसने मुगल वंश की स्थापना की थी और बाबर ही सबसे पहले भारत में आर्टिलरी लेके आया था, मतलब तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। दोस्तों बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। और बाबर की आत्मकथा ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। कभी आपसे पूछे कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में। दोस्तों क्या आपको पता है कि बाबर को सबसे पहली बार कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों बाबर को सबसे पहली बार दफनाया गया आगरा के आराम बाग में। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी लाश को निकाल के कहाँ ले जाया गया? काबुल में। तो बाबर का मकबरा पहले आराम बाग में था आगरा में, उसके बाद में इसे काबुल में दफनाया गया था। दोस्तों बाबर जो है इसने कलंदर की उपाधि भी धारण की है, ये भी आप याद रखना कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों जहांगीर दोस्तों एक ऐसा मुगल सम्राट है जिसके बचपन का नाम था सलीम। शहजादा सलीम ही जहांगीर के नाम से जाना गया। दोस्तों जहांगीर जो है ये पेंटर किंग है, मतलब इसके काल में चित्रकला बहुत ज़्यादा विकसित हुई। दोस्तों जहांगीर जो है इसके बारे में एक बिंदु याद रखना कि इसके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना, ये जहांगीर के गुरु थे, ये भी आप याद रखना। दोस्तों जहांगीर की बात करें तो ये एक ऐसा राजा जिसने जो आगरे का किला था, आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर लगवाने वाला राजा कौन सा है? वो है जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां।
नूरजहाँ, जिसका असली नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ ने पातशाह बेगम की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों जो जहांगीर है, इसके काल में विलियम हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस, और विलियम हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो यात्री था वो कौन था, सबसे पहली बार जो आया था वो विलियम हॉकिंस था, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, शहादरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, शहादरा, जो रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तंबाकू का निषेध किसने किया था, औरंगजेब ने। दोस्तों तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ होता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है कि तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ होता है, निकोटीन। और भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दोस्तों भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र गुंटूर में, गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे, ये भी आप याद रखना। दोस्तों आपको याद रखना है, देखो 1942 में, मार्च 1942 में एक प्रस्ताव भारत में आया है, वो है आपका क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। ये इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसने भेजा था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स 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 मिशन क्या है, दोस्तों क्रिप्स मिशन का मतलब था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो मतलब सेना थी वो भारतीयों का सपोर्ट चाहती थी, भारतीयों की मांग बढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और क्रिप्स मिशन में इस बात को कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाएंगे और इनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। नहीं, लेकिन भारत के जो लोग हैं उन्होंने, भारत के नेताओं ने क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो क्रिप्स मिशन एक तरीके का फेल मिशन था और ये भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को यह विश्वास दिलाने में मतलब असफल रहा कि अंग्रेजों की नीयत भारत को लेके बिल्कुल साफ है। ठीक है दोस्तों, फिर जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो इसके चलते महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से लॉन्च कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा कब हुआ था, 8 अगस्त को। फिर आईएनसी इसमें आ जाती है और 9 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से संचालित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक लीडरलेस मूवमेंट था, एक ऐसा आंदोलन भारत में जिसका कोई भी लीडर नहीं था, वो कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन अगर ऑप्शन में गांधी जी है तो आप गांधी जी को टिक भी कर सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो थे। याद रखना कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में, 8 अगस्त को गांधी जी के द्वारा और 9 अगस्त को आईएनसी के द्वारा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है इरविन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। और माउंटबेटन, दोस्तों भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन थे। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और ये जो वायसराय भी थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इन्हीं को डिकीवर्ड कहा जाता है। माउंटबेटन का ही दूसरा नाम है डिकीवर्ड, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, दोस्तों बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया, तो इसको कहा जाता है टर्निंग ऑफ द व्हील लॉ, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध के प्रथम प्रवचन की घटना है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था, दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन अपने 5 शिष्यों को दिया था सारनाथ में, सारनाथ जो कि वाराणसी में है। और किस भाषा में दिया था, दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन पाली भाषा में दिया था, ये भी आप याद रखना। ये पूछ सकता है आपसे कि बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में ये उपदेश दिया गया था। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के, तो महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम क्या है, दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये इनके पिता हैं कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम है महामाया। दोस्तों सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था, घर त्याग दिया
और घर त्यागने की घटना क्या कही जाती है? दोस्तों घर त्यागने की घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा, 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई थी। बोध गया जो कि बिहार में है, और पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, जो महात्मा बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो नदी थी निरंजना नदी। निरंजना जिसको फाल्गु भी कहा जाता है। तो फाल्गु नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानी, मतलब पूर्व जन्मों की कहानी कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस में है? जातक कथाओं में लिखी गई है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भविष्य में बुद्ध जब अवतार लेंगे, तो भविष्य में बुद्ध का अवतार क्या होगा? मैत्रेय के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, भविष्य का बुद्ध किसे कहा गया है? मैत्रेय को। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? वो श्रावस्ती में दिए थे। याद रखना, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया गौतम बुद्ध के बारे में, ये भी आप याद रखें। और गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। ये भी आप याद रखना। गौतम बुद्ध ने उपनिषदों की शिक्षा, योग की शिक्षा किस गुरु से ली थी? तो अलार कलाम से ली थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा दोस्तों एक हमारे समाज में बड़ी रूढ़िवादिता की सोच है कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। क्या ये वास्तव में ऐसी सच बात होती है? तो दोस्तों ये सब अफ़वाह है, ये सब एक रूढ़िवादी सोच है। क्यों? क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और भगवान महात्मा बुद्ध एक मतलब सुपर आत्मा है, एक भगवान है, और जहाँ पे भगवान का वास है वहाँ भूत आ सकते हैं? तो ये गलत है, ये सब उल्टी-सीधी बातें हैं, इन पे आप कभी भी विश्वास मत कीजिएगा। तो पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो रात में ऑक्सीजन भी देता है, ये भी आप याद रखें। तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन की घटना क्या कही जाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन, अर्थात टर्निंग ऑफ व्हील लॉ, ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 29, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? दोस्तों ओजोन को सबसे ज़्यादा हानि जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन CFC से। ऑप्शन डी, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ओजोन परत है इसका काम क्या है? दोस्तों ओजोन ये इस तरह से माने, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये हमारा पूरा वायुमंडल है। वायुमंडल का ये मंडल है समताप मंडल, और समताप मंडल में ओजोन परत रहती है। इसका काम क्या है दोस्तों? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं ये उनको रोक लेती है। अगर ओजोन परत पतली हुई या झीनी हुई तो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं वो सीधी धरती पर आएंगी, और इससे हमारे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो ओजोन परत इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है, और ओजोन परत सबसे ज़्यादा मतलब डैमेज होती है CFC से। दोस्तों CFC का एक चीज़ और याद रखना, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो AC होते हैं, या जो ठंडक देने वाले उपकरण होते हैं उसमें CFC निकलती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ओजोन की बात करूं मैं, तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में। ओजोन दिवस कब होता है दोस्तों? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 16 सितंबर को? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ओजोन के सूत्र के बारे में, तो ओजोन का सूत्र है O3, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों ओजोन जो मिलेगी आपको क्षोमंडल मिलेगी, साथ साथ एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है क्या ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये भी आप याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ गति से घुलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनो
ऑक्साइड, ये भी आप याद रखना। और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में घुलकर मेथॉक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे कोशिकाएं मर जाती हैं और हमारी डेथ भी हो जाती है। जो हमारा अंगीठी होती है ना, अंगीठी, अंगीठी के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। यहाँ पे लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से जो सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस निकलती है वो कौन सी होती है? वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा भी करती है। ये अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है, याद रखना। ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस होती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आप याद रखें। तो ओजोन परत सबसे ज़्यादा डैमेज होता है किससे? सीएफसी से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील पश्चिमी तट पर स्थित है? दोस्तों पश्चिमी तट की झील कौन सी है? अगर मैं बात करूँ चिल्का झील, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये चिल्का झील उड़ीसा में है, तो उड़ीसा तो पूर्वी तट का राज्य है, तो ये तो पूर्वी तट पे हो गई। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये सारे, ये चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील ये पूर्वी तट पर है। लेकिन जो अष्टमुडी झील है, अष्टमुडी झील ये केरल में है और ये पश्चिमी तट पर आती है। तो ये आप याद रखना, केरल की रामसर साइट है अष्टमुडी झील। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों इस झील को अष्टमुडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार 8 भुजाओं के समान है, ये भी आप याद रखना। अच्छा मैं कुछ यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में बात कर लूँ। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील पर कौन सी नदी का डेल्टा बनता है? दोस्तों चिल्का झील ये बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा लगाती है और ये महानदी डेल्टा पर स्थित है, ये आप याद रखना। चिल्का झील महानदी डेल्टा पर स्थित है। और चिल्का झील में कौन सी डॉल्फिन मिलती है? दोस्तों भारत में इरावड्डी डॉल्फिन कहाँ मिलती है? तो चिल्का झील में इरावड्डी डॉल्फिन पाई जाती है। क्लियर हो दोस्तों? चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कोलेरू झील। दोस्तों कोलेरू झील ये कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर बनती है। कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर बनती है आंध्र प्रदेश में, ये भी आप याद रखना, ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दोस्तों पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा द्वीप आप नाम सुने होंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश का हरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील पर स्थित है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछे कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या है? लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? दोस्तों हमें बताना है कि किसी क्षेत्र में जब जंतु और पादप आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसको कहा जाता है बायोम, जीवोम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जीवोम। दोस्तों जीवोम क्या होता है? जलवायु व पारिस्थितिकी पर्यावरण की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप जो चीज़ें बनती हैं वो जीवोम होता है। जीवोम में हम जैविक और अजैविक जीवन के रूप में, जैविक और अजैविक जीवन के रूप में जो वर्णन है वो उसको हम बोलेंगे जीवोम। जीवोम क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ एक डायग्राम है पूरा, आप देख सकते हैं। जैसे टुंड्रा एक जीवोम है, टैगा एक जीवोम है। जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड डेजर्ट है आपका, ये जीवोम है। रेन फॉरेस्ट है, सवाना है, डेजर्ट है। दोस्तों जीवोम का मतलब है कि जलवायु और पर्यावरण की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप जो मतलब सिस्टम विकसित होगा उसको बोलेंगे जीवोम, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। जीवोम में पेड़ पौधे जीव जंतु सामान्य विशेषता एक समान होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे क्या है आपका एक जीवोम का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों जनसंख्या लिखा गया है और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, ये आप याद रखना। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों भारत में दुनिया की कितनी जनसंख्या रहती है? दोस्तों भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती है, याद रखना, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहा गया? आइवरी तट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आइवरी कोस्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये कहाँ पर है? एक मैप देखता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे एक आप मैप देख सकते हैं, पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका। और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा बिंदु, ये आपका आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ से प्राइम मेरिडियन, ये जो लाइन गुजर रही है ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, प्रधान मध्याह्न रेखा ये गुजरती है आपकी। तो ये आप याद रखना। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है दोस्तों? यामोसुक्रो। यामोसुक्रो आइवरी कोस्ट की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, इसकी सीमा गिनी से लगती है, माल्टा से लगती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अच्छा दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो कट कट लग रहे हैं, ये है आपकी इक्वेटर। और यहाँ पे नीचे लाइन दिख रही होगी आपको, मकर रेखा। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आइवरी कोस्ट, ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। दोस्तों स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होगा और वे दोबारा निर्वाचन नहीं हो सकते। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है, ये भी आप याद रखना। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्विट्जरलैंड में ना एक चीज़ बड़ी फेमस है, अभी याद रखना, ज्यूरिख एक शहर है स्विट्जरलैंड का, ज्यूरिख। और ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस बार पूछा जाएगा कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। बाकी स्विट्जरलैंड में एक शहर है लॉजेन या लुजाने। तो लॉजेन शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव संपन्न कराता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग के पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है आपके राष्ट्रपति के चुनाव कराने की, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराने की। मतलब ये सभी चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग कराता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग जो लोकल पंचायतों के चुनाव है वो नहीं कराता, याद रखना। दोस्तों मैं बात करूँ निर्वाचन आयोग के बारे में तो संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? दोस्तों 25 जनवरी को भारत में नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे आपके सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी आप याद रखना। और भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी, ये भी आप याद रखिएगा। महिलाओं में BS रमा देवी बनी और पुरुषों में पहला कौन था? वो था आपका सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, ये भी आप याद रखना। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 35, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का कार्यभार कौन देखता है? दोस्तों जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य का कार्यभार राज्यपाल देखता है, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का एक एजेंट है, ये भी आप याद रखना। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में लिखा गया है। ठीक है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का अनुपालन राज्य ना करे तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है और
ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्य को छोड़कर राज्य प्रशासन के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह तक होती है, 6 माह, और 6 माह करके इसको आप 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में नहीं लग सकता, लेकिन हर 6 माह पर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में लिखा गया है। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे राष्ट्रपति की, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। राज्यपाल की बात करूँ दोस्तों, राज्यपाल का पद भारत में कनाडा से आया, ये भी आप याद रखना। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ इतना याद रखना कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 36, क्या कहा गया? अल्प अवधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति सामान्यतः है। दोस्तों आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। और जब आय में वृद्धि होती है तब क्या होगा? दोस्तों आय में जब वृद्धि होगी तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उपभोग जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या आपको पता है कि भारत में आयकर दिवस कब होता है? भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, भारत में 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसने कहा गया 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहा जाता है? दोस्तों 5% जल वाला इथेनॉल क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? परिशोधित स्पिरिट, परिशुद्ध अल्कोहल, तनु अल्कोहल, पावर अल्कोहल, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? दोस्तों 5% जल वाले इथेनॉल को तनु अल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है आपका, ऑप्शन सी, इसको तनु अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, पूछ सकता है। तो ये है आपका तनु अल्कोहल, ये वाला जवाब इसका सही है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, और इसी से ही शराब बनती है। कभी भी आप धोखे से जो मैथिल अल्कोहल है CH3OH, इसको मत पिएगा, क्योंकि ये जहरीला होता है, इससे आपके प्राण जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इथेनॉल का प्रयोग हम शराब बनाने में ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, और यह होता है आपका तनु अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फेराडे, फेराडे किसका एकक है? दोस्तों हमें बताना है कि फेराडे किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों फेराडे जो इकाई होती है वो विद्युत धारिता की इकाई होती है। ऑप्शन सी, धारिता की इकाई है फेराडे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक फेराडे में कितने माइक्रो फेराडे होते हैं? दोस्तों एक फेरड बराबर कितने माइक्रो फेरड? तो आप याद रखना 10 की पावर 6 माइक्रो फेरड होते हैं। 10 की पावर 6 माइक्रो फेरड होते हैं, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? दोस्तों बर्मी कंपोस्टिंग का मतलब है कि केंचुए से बनाई गई खाद या केंचुए से खाद बनाने की विधि क्या कहलाती है? बर्मी कंपोस्ट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बर्मी कंपोस्ट, ये केंचुए की खाद होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, और इस खाद में बदबू नहीं आती, ये भी याद रखना। और इस खाद में 3 से 5% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ये जो बर्मी कंपोस्ट है इसमें 3 से 5% नाइट्रोजन होता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो केंचुआ है ये कौन से फाइलम में आता है? तो दोस्तों केंचुआ एनिलिडा में आता है, संघ एनिलिडा में आता है केंचुआ, ये भी आप याद रखना। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? दोस्तों केंचुए में कोई आंख नहीं होती, शून्य आंख होती है केंचुए में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, जो केंचुआ है, केंचुए में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। केंचुए को क्या कहा जाता है? केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किसानों का मित्र किसे कहा गया? दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। फंगस लिखा गया है दोस्तों, फंगस, फंगस का अध्ययन क्या होता है? वो होता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन या फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 40, क्या कहा गया? यदि अपशिष्ट पदार्थ
पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाएगी। दोस्तों हमें बताना है कि इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी ऐसी है जो दूषित पानी के सेवन से होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दूषित पानी के सेवन से जो बीमारी होती है इन ऑप्शन के अनुसार वो होती है आपकी टाइफाइड, ऑप्शन बी टाइफाइड, या जिसको हम क्या बोलते हैं मियादी बुखार बोला जाता है। दोस्तों टाइफाइड एक जीवाणु से फैलता है और उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा टाइफाइड रोग होता है, ये भी आप याद रखना। और टाइफाइड का परीक्षण क्या कहलाता है, बिडाल टेस्ट कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए कि बिडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है, टाइफाइड की जांच करने के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। क्लियर हुआ। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और स्कर्वी में मसूड़ों से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगती है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मलेरिया, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, ये भी आप याद रखना। और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर हमारी बॉडी में क्या छोड़ के जाती है, प्रोटोजोआ छोड़ के जाती है, एक पैरासाइट होता है, तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा गया अरक्तता। दोस्तों अरक्तता मतलब एनीमिया। एनीमिया क्या है, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी होना। आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो ब्लड कम हो जाएगा, तो ब्लड की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वायुयान या रॉकेट बनाने में जो धातु प्रयोग होती है वो कौन सी धातु है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। वायुयान व रॉकेट बनाने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एल्यूमिनियम का एस क्या याद रखना, Al2O3 इंटू 2S2O, और ये होता है आपका बॉक्साइट। कभी क्वेश्चन आए कि एल्यूमिनियम का एस क्या है, बॉक्साइट होता है। बाकी डायस्पोर भी होता है, कोरंडम भी होता है, ये भी आप याद रखना। और हमारे क्रस्ट में भार के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल मिलती है, दोस्तों पृथ्वी के भूपर्पटी में भार के अनुसार सबसे ज़्यादा जो धातु मिलेगी वो होती है एल्यूमिनियम, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये उभयधर्मी होता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शीशा, शीशे का संकेत क्या है, पीबी, लेड बोलते हैं। और लेड का अयस्क याद रखना गैलेना, गैलेना ये आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। और गैलेना मतलब क्या होता है, पीबीएस, लेड सल्फाइड को गैलेना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो शीशा है ना ये मोस्ट स्थाई मतलब सबसे ज़्यादा स्थाई तत्व है, परमानेंट एलिमेंट है, ये आप याद रखना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों तांबा, तांबे के बारे में याद रखना। तांबा राजस्थान में जो खेतड़ी है, राजस्थान में खेतड़ी की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों तांबा पहली मेटल थी जो मानव के द्वारा खोजी गई थी। मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा था, और तांबे की खोज हुई थी चालकोलिथिक युग में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, हमें बताना है। उत्कृष्ट मतलब नोबेल गैस नहीं है। दोस्तों नोबेल गैस का मतलब क्या होता है, ऐसी गैसें जिनके बाह्य कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उनको बोलेंगे नोबेल गैसें। तो इसमें हम देखें हीलियम नोबेल गैस है, आर्गन है, नियोन है। लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है, एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन दोस्तों ये सबसे हल्का तत्व है और ये ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। कभी क्वेश्चन आए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया, दोस्तों हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों हीलियम, गोताखोर अपने सिलेंडर में कौन सी गैस को भरते हैं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण भरते हैं। और साथ साथ गुब्बारों में या वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम ही भरी जाती है, ये भी आप याद रखना। नियोन की बात करूँ दोस्तों, चमकीले विज्ञापनों में नियोन का प्रयोग किया जाता है, नियोन का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 43, क्या कहा गया, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। दोस्तों कौन सी ऐसी सिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाएगी, तो वो सिरा होती है दोस्तों फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी सिरा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, फुफ्फुस सिरा। दोस्तों मैं बात करूं हृदय के बारे में, तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में, पक्षियों के हृदय में, डॉल्फिन के हृदय में और किसके, चमगादड़ के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, याद रखना इसके बारे में। और दोस्तों हृदय का जो हृदय में जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा कि ईसीजी क्या होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की धड़कनों को रिकॉर्ड करने क्या होता है, ईसीजी। आपने इस तरह की लाइनें देखी होंगी, वो आपका ईसीजी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
किस राज्य में देश की प्रथम 3 ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करेगी? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी कहाँ पर? तो दोस्तों वो लगाएगी आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में ये लगाएगी। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मध्य प्रदेश, पन्ना की खाने याद रखिएगा। हीरे के लिए प्रसिद्ध है। केरल मसालों का बगीचा कहा जाता है। भगवान का अपना घर इसे कहा गया है। भारत में रबर सबसे ज़्यादा यहीं होती है। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा, यहाँ पे चिल्का झील है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, बाली जात्रा त्यौहार मनाया गया है और रथ यात्रा होती है। नुआखाई ज्वार उड़ीसा में होता है और उड़ीसा में बादाम पहाड़ की खान है जो हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बबल जेट प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है और इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1958 में, ऑप्शन बी 1958। और ये कौन से देश की सरकार देती है दोस्तों? फिलीपींस की सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। क्या आपको पता है कि 1958 में जब पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू हुए तो भारत में किसे मिला था? दोस्तों विनोबा भावे को। विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था, विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, ये आप याद रखना। और महिलाओं में किसे मिला था? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा भारत के इतिहास में पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 1962 में क्या मिला था? वो मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे पहली संगीतकार कौन थी जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर बताना दोस्तों कमेंट में लिख के। पहली संगीतकार कौन थी जिसे मैग्सेसे अवार्ड मिला? दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मैग्सेसे अवार्ड हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है, हर साल 31 अगस्त को। क्यों? क्योंकि रेमन मैग्सेसे की जयंती 31 अगस्त को होती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक थी आपकी 142, ऑप्शन बी। 2021 वाला ये 142। दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये एक संस्था है, एक एनजीओ है ये। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, पेरिस में मुख्यालय, ये भी आप याद रखना। अच्छा कभी क्वेश्चन आए कि लोकतंत्र का चौथा आधार किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा आधार कहा गया प्रेस को, लोकतंत्र का चौथा आधार प्रेस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कहा गया है आतिश ए चिनार निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों आतिश ए चिनार जो आत्मकथा है वो है आपकी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है आतिश ए चिनार। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर कलाम साहब, परम श्रद्धेय कलाम साहब, और इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो कलाम साहब की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे लिखा गया है बेनजीर भुट्टो, दोस्तों इनकी आत्मकथा का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसकी आत्मकथा है? तो बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है डॉटर ऑफ द ईस्ट। पाकिस्तान की पहली महिला पीएम थी बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मुखौटा, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों मुखौटा जो नृत्य है ये किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है मुखौटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का एक डांस और याद रखना अजीलामू, अजीलामू डांस, और एक और याद रखना तापू, तापू। तो ये सब अरुणाचल प्रदेश के डांस हैं। मणिपुर का एक डांस याद रखना, मणिपुर का सबसे इंपॉर्टेंट डांस है आपका संगई। संगई एक महोत्सव होता है एक्चुअल में, लाई हरोबा डांस किया जाता है, लाई हरोबा, लाई हरोबा एक त्योहार भी है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कर्नाटक का डांस याद रखना यक्षगान, कर्नाटक का डांस है यक्षगान। ढोलू कुनीथा भी होता है, ढोलू कुनीथा। भूता कोला भी किया जाता है, भूता कोला। तो ये सब कर्नाटक के डांस है। हिमाचल का डांस याद रखना नाटी, नाटी कहाँ का डांस है? हिमाचल का डांस है। तो यहाँ पे अगला देखते हैं क्वेश्चन, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? दोस्तों एम्स्टर्डम जो राजधानी है वो है आपकी नीदरलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब क्या होगा? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। यहाँ पे जो देश लिखे गए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एक देश लिखा गया था नाइजीरिया, नाइजीरिया का मैप देखें तो ये नाइजीरिया है पूरा, और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। ये लिख रहा होगा आपका अबूजा, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको दिख सके। तो ये नाइजीरिया की राजधानी क्या है? ये अबूजा है, ये आप याद रखना। और नाइजीरिया ये अफ्रीका में आता है, अटलांटिक ओशन से इसकी सीमा लगती है यहाँ पे। और दूसरा देश है आपका नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे यूरोप का देश है और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो,
ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। मिडनाइट सन किसकी भूमि किसे कहा गया? नॉर्वे को। न्यूजीलैंड की बात करूँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ये ओशिनिया में आता है, पैसिफिक ओशियन में आता है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। यहाँ पे एक देश था आपका नीदरलैंड, तो नीदरलैंड ये रखा हुआ है आपका ये वाला, ये इसकी राजधानी है आपकी एम्स्टर्डम। तो ये सब आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर दें और अपना सुझाव जो भी है वो आप लिख सकते हैं अपने कमेंट में। तो जल्दी मिलूँगा विज्ञान के मॉक टेस्ट के साथ में अगले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।